जय हिंद बच्चों, मैं मनीष सेवटा आपका दक्षिणाई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम 11th का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हीट ट्रांसफ़र। अभी हम 11th के लास्ट वाले पोर्शन में आ चुके हैं। जो स्टार्टिंग पोर्शन था वो मैकेनिक्स था, बेसिक मैथमेटिक्स था, वो हम सब खत्म कर चुके हैं। तो अभी 11th वाला पार्ट दम तोड़ रहा है। 11th कुछ अगले 2-3 चैप्टर्स के अंदर वो उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा 11th का फिजिक्स। तो ये जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए हीट हो गया, कैलोरीमेट्री हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वेव्स हो गया, ये सब चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप नीट में देखेंगे तो अच्छा खासा वेटेज आपको इनसे दिखाई देगा, थर्मोडायनेमिक्स से और हीट ट्रांसफर, वेव्स, ये अच्छे सवाल इनसे पूछा जाता है क्योंकि जो काउंट है वो अच्छा रहता है। और ये पहले वर्ष थोड़ा डिफरेंट है, मतलब जब मैकेनिक्स वाले चैप्टर्स थे उसमें क्या था, एक चीज़ थी उसी को लेके अब चलते रहे, सब सवाल हो गए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ लॉज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉज आएंगे, डिफरेंट मेथड्स हैं। तो थोड़ी सी वो हम जैसे 12th की फिजिक्स है ना, उसके अंदर क्या होता है आपके पास में कि एक फॉर्मूले से ऐसा नहीं भी एक फॉर्मूला उठाया, जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एक ही फॉर्मूला था, F=ma, घुमा फिरा के उसी से काम करते रहे, उसी से हम पूरा लेक्चर निकाल दिया। पर 12th की फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। 12th की फिजिक्स में क्या होता है आपके पास में कि एक हर एक लेक्चर में आपको हम 3-4 नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, उनके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग फॉर्मूलेज, अलग अलग लॉज हैं। तो वो थोड़ा सा चेंज है। तो ये उसका इंटरमीडिएट पार्ट है। मतलब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सिर्फ एक फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, हर मेथड के लिए अलग अलग लॉज होंगे, अलग अलग एक्सप्रेशंस होंगे, उनको हमें यूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है आपके पास में 11th और 12th की फिजिक्स में। तो अभी हम 11th के एंडिंग वाले पार्ट के अंदर है और हम हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो यार बच्चों, हम अगर बात करें हीट की तो हमें क्या समझ में आता है, मतलब प्रैक्टिकल अगर आप किसी से पूछेंगे ना, मतलब जिसने फिजिक्स पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, उससे आप बात करें भाई साहब हीट, तो कुछ तो उसको चमकता है, कुछ तो उसको समझ में आता है। अच्छा, कुछ गर्म ठंडा जैसा कुछ है, कुछ चीज़ गर्म है, कुछ ठंडा है, कुछ गर्म है, ऐसा कुछ कुछ इसके दिमाग में आता है। तो हम इसको सही ढंग से समझेंगे कि चीज़ को कि भाई साहब हीट क्या होती है आपके पास में, और हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, हीट क्या है, एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, क्या सिस्टम क्या है, वो सारे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 ब्लॉक हैं आपके पास में, ये वाला ब्लॉक हॉट ब्लॉक है, दिस इज हॉट, और एक दूसरा ब्लॉक है आपके पास में, वो ऐसे कुछ कोल्ड ब्लॉक है, ये कोल्ड। सिर्फ हॉट और कोल्ड कैसे समझ में आता है, कैसे पता चलता है कोई हॉट है या कोल्ड है? वो टेम्परेचर से समझ में आता है। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे भाई साहब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये हॉट की कैटेगरी में, इसका टेम्परेचर कम है तो कोल्ड की कैटेगरी में। ऐसा सिनेरियो है आपके पास। जैसे मान लीजिए हम चाय देखते हैं, चाय गर्म है तो हमें दिखता है, हाँ वो फील होता है। देखो, आपको गर्म लगना और किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होना दोनों डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं। क्या 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 बोल रहे हैं मास्टर? मास्टर बोल रहा है कि आपको कोई चीज़ गर्म लगे और वो गर्म हो, दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मान लीजिए एक चीज़ समझिए कि एक सर्द रात है, बहुत ठंडी रात है आपके पास में ना। आपने क्या किया, आपने एक मेटल के ब्लॉक को, एक मेटल का ब्लॉक था आपके पास में और एक वुडन ब्लॉक था, दोनों को आपने बाहर ठंड में रख दिया। आप आगे सो गए, ठीक, लंबे टाइम तक वो दोनों ब्लॉक्स वहाँ पे ठंड में पड़े रहे। आप सुबह उठ के गए, आपने मेटल को हाथ लगाया, ओह ये तो ठंडा है, वुड को हाथ लगाया, अरे हाँ ये ठंडा नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है अच्छा ये मेटल वाला ठंडा है, ये ठंडा नहीं है। तो आप ये बोले इसका टेम्परेचर, आपके पास में मेटल वाले का जो टेम्परेचर है आप बोलेंगे ये कम है और वुड वाले का टेम्परेचर ज़्यादा है। आप तो ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि हमें फील ही हो रहा है ना, हमें ठंडा गर्म फील हो रहा है, भाई साहब वो ठंडा ये गर्म है। तो हमें जब ठंडा लगता है तो हम बोलते टेम्परेचर कम है, ठंडा नहीं तो हम बोलते टेम्परेचर कम नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा सिनेरियो नहीं है। मेरी बात समझ कि एक्चुअली जो हमने जब बाहर मेटल का ब्लॉक रखा, वुड का ब्लॉक रखा, भाई साहब दोनों का टेम्परेचर सेम था। टेम्परेचर सेम था, कैसे सेम था सर, क्या क्या चक्कर है? देखिए, अगर तूने मेटल के ब्लॉक को रखा होगा यहाँ पे, जैसे एक मेटल का ब्लॉक था और एक यहाँ पे ऐसे वुड का ब्लॉक था, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर है मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ठंडी जगह में चलेगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो भाई साहब अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं होगा, वुड का टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं होगा, तो ये बोले भाई साहब मेरे को कुछ एनर्जी दे, क्योंकि तेरी एनर्जी ज़्यादा है तो कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। सही बात है। अगर मान लीजिए आप चाय को यहाँ पे रूम में ला कर रखते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी। क्यों चाय ठंडी हो जाएगी? बिकॉज बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम है, चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो वो बोला भाई साहब तेरी एनर्जी ज़्यादा है तो तू मुझे तेरी एनर्जी दे कुछ कुछ, तो वो एनर्जी ट्रांसफर होगी, उसी को हम हीट बोलते हैं। उस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं हम। तो आपको समझ में आ रहा है सर जी, अगर वुड का टेम्परेचर ज्यादा होगा 0 से, तो ये वुड को बोले भाई साहब हीट दे, तो ये वुड अपनी हीट देगा, फिर और ज्यादा, फिर वापस कुछ हीट दिया, फिर भी टेम्परेचर ज्यादा है, फिर और देगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक वुड का और इस सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 ना हो जाए, दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 है तो जब तक हीट फ्लो होता रहेगा, जब तक एनर्जी इस वुड से यहाँ पे जाती रहेगी सराउंडिंग में,
कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ना हो जाए। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही किसी सिनेरियो है आपके पास, ये भी तब तक हीट देता रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर 0 ना हो जाए। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो आपके पास लंबा टाइम था ना, आपने रात को छोड़ा, सुबह उठ के आप चेक कर रहे हैं ब्लॉक्स को, तो आपने अच्छा खासा टाइम दिया यार। अगर आपने अच्छा खासा टाइम दिया होगा तो इतने टाइम में तो जो होना होगा वो हो गया होगा ना, बिकॉज हीट को पता एनर्जी गर्म से ठंडे की तरफ जा रही है, तो वो इतना लंबा टाइम दिया, पूरी रात थी, 5-6 घंटे उनको दिए, तो इतने में तो वो इक्विलिब्रियम अटेन कर गया होगा। इक्विलिब्रियम समझ में आता है ना, वैसे इसका सराउंडिंग का और बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो गया होगा। तो आप जब सुबह उठ के जाएंगे तो तब आपको इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री दिखाई देगा और इसका भी 0 डिग्री ही दिखाई देगा। पर सर ये फील तो नहीं होता, मैं हाथ लगाता हूं तो भाई साहब मेटल का लगता है मेटल ज्यादा ठंडा है, वुड को देखता हूं तो वुड अरे तो ठंडा नहीं है। पर भाई तेरे लगने से और टेम्परेचर होने में तो डिफरेंस है। सर कैसे? एक्चुअली क्या है, मेटल एक अच्छा कंडक्टर है हीट का। मेटल एक अच्छा कंडक्टर है हीट का। जैसे आप इस पे हाथ लगाएंगे, आपके हाथ का टेम्परेचर कुछ होगा, 0 तो नहीं होगा, कुछ गर्म होगा आपका हाथ। आप जेब में रखे थे, आपने पूरे रात ब्लैंकेट में सोए हुए थे ओढ़ के, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 0 से ज्यादा था, इसलिए हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। तो हमने देखा हमारा हाथ का टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे ही आप इस मेटल को टच करेंगे, मेटल बोलेगा वाओ मेरा टेम्परेचर 0, जिस बंदे ने टच किया उसके हेड का टेम्परेचर मान लो कुछ 10 डिग्री, तो वो बोल रहा है बाहर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, मेरा कम है, तो क्यों ना मैं फटाफट इससे हीट ले लूं। समझ में आ रहा है? एनर्जी जाएगी ना हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ। तो ये जब आपसे हीट लेगा तो आपको लगेगा आपके हाथ से हीट जा रही है, तो आपको ठंडा महसूस होगा। वुड के पास लेके जाएंगे, वुड बोलता है यार अपने अच्छे कंडक्टर हीट के नहीं है, अपने तेजी से हीट लेते नहीं है, ना ही तेजी से हीट देते हैं। ये गुड कंडक्टर नहीं है हीट का, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। ये बेसिक बात है, ऐसा नहीं सर जी चैप्टर स्टार्टिंग में कंडक्टर यार ये सब आदमी जानता है, बेसिक बात है ये। हम इस पे वर्डिंग बाय वर्ड चीजें लिखेंगे, पर ये सब बातें जानते हैं भाई साहब। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर तरफ कुछ एनर्जी जाती है, उस एनर्जी का नाम क्या है वो मुझे नहीं पता, वो हीट है कि नहीं है वो बात की बात है। पर मुझे ये पता है भाई अगर कोई गर्म चीज को ठंडी चीज के पास में रखेंगे तो गर्म चीज कुछ एनर्जी ठंडी चीज को देगी। क्यों देगी? बिकॉज वो चाहता है मैं ठंडा हूं वो गर्म है, तो हम ऐसा कुछ काम करें कि हमारे दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए। हर एक चीज स्टेबिलिटी की तरफ भागती है, हर एक चीज चाहती है कि चीजें सेम हो, सिमेट्री आपकी तरह आपको चीजें दिखाई दे। क्लियर? तो जैसे आप वुड को टच करने जाएंगे तब भी आपके हैंड का टेम्परेचर 10 है, वुड का 0 है। पर अब की बार वुड को दिख जाएगा भाई साहब इस बंदे का टेम्परेचर 10 है, मेरा 0 है, तो पर वो हीट लेगा, पर वो उतना तेज नहीं लेगा जितना तेज मेटल लेगा। तो मेटल तेजी से हीट लेता, आपको अरे यार तो हीट ले रहा ठंडा है, आपको ठंडा फील आ रहा है। जब आप वुड को टच कर रहे हैं तो उतनी तेजी से हीट नहीं ले रहा, तो आपको बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर बैठे भाई साहब इसका टेम्परेचर बहुत इसका कम है, इसका ज्यादा है। पर ऐसा नहीं था। हमें जो ठंडा गर्म फील आता है वो हमें ये फील आता है कि हमारे हाथ में कितनी जल्दी हीट आ सकती है, फिर कितनी जल्दी हीट जा सकती है। और मेरी बात समझ में आ रही है? तो उससे आप ठंडा और गर्म को आप कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज को छुआ, आपने जैसे कोई चीज को छुआ, अगर उसकी हीट आपके हाथ में आ सकती है तब वो चीज आपको गर्म लगेगी। अगर उससे आप उसके अंदर आपके हाथ की हीट जा सकती है तो आपको ठंडी लगेगी। जैसे मान लीजिए अभी देखिए वो अपने यूट्यूब पे आप थोड़ी बहुत वीडियो देखते होंगे, थोड़ा बहुत तो देखते ही होंगे ना, तो उसमें वो देखा वो मेटल वेटल को पिघला के कुछ डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, मेटल कंप्लीट रेड कलर का हो जाता है। देखा है आपने वो सब चीजें? हम ये भी देखेंगे इस चैप्टर में वो रेड कलर का क्यों हो जाता है, उस पर बातचीत करेंगे। पर आपने देखा अभी मेटल जब गर्म होता है भाई साहब भयंकर गर्म होता है ना, आपने अगर उसके पास में हाथ लगाया स्किन सब उड़ा देता है वो। ठीक है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जब मेटल की जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा है, जैसे ही आप पे हाथ लगाएंगे तो वो आपके हाथ से एनर्जी लेगा, आपके हाथ से एनर्जी लेगा, तो आपके हाथ से एनर्जी जाएगी, तो यहाँ पे जो एनर्जी जब इससे जाएगी तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है। अब आप सोचिए वही चीज अगर आप ग्लव्स पहन के करें, ग्लव्स पहन के करेंगे तब वो आपको गर्म नहीं लग रहा। यार क्या हो गया? ग्लव्स पहन के क्या हो गया? ग्लव्स पहनने के बाद में जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। अगर वो मेटल गर्म है तो वो मेटल अपनी एनर्जी आपके हैंड को नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में ग्लव्स आ गया। वो सिर्फ ग्लव्स को देता है, ग्लव्स आगे नहीं देता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप ग्लव्स पहन के इस मेटल को छुएंगे तो ये मेटल ग्लव्स को तो एनर्जी देगा, पर ग्लव्स एक ऐसा जिद्दी आदमी वो बोलेगा हम खा जाएंगे जितनी भी हीट है, ठंडा है, हम अंदर कुछ पता लगने नहीं देंगे, तो आपके हाथ तक एनर्जी नहीं पहुंचेगा, आपको ना गर्म लगेगा ना ठंडा लगेगा। मेरी बात समझ में? अगर बर्फ को हाथ से उठाऊं तो मुझे दिखेगा अच्छा मेरे हाथ से एनर्जी बर्फ में जा रही है, तो अगर हाथ से एनर्जी बर्फ में जा रही है तो मुझे ठंडा लगेगा। पर अब मैं यही काम ग्लव्स पहने करूं नहीं होगा, क्योंकि ग्लव्स और जो आइस है उसके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब वहां पे हो सकता है भाई वो ग्लव्स का टेम्परेचर को ठंडा कर रहा हो, जो ग्लव्स का सरफेस है उससे कुछ हीट ले रहा हो, पर ग्लव्स वो हीट आगे तक नहीं पहुंचा पा रहा है।
क्योंकि ग्रस्त का काम ही ये है कि वो हीट का ट्रांसफर ना करे या फिर एनर्जी को इधर उधर मूव नहीं कर पाए। मेरी बात समझ में आ गई? वो तो ठंडा कैसे लगता है, गर्म कैसे लगता है, क्या? ठीक है। एक ऐसा कंसेप्ट आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको ये बोलूं कि आप एक प्लेन्स एरिया में रहते हैं और एक आप माउंटेन, दो बंदे हैं, आपने दो जगह को आप एनालाइज कीजिए। एक तो प्लेन्स जगह है ना, जैसे दिल्ली बॉम्बे प्लेन सरफेस हो गया, एक पहाड़ी जगह होगी, बढ़िया हिल स्टेशन, अच्छी खासी हाइट पे। तो अगर आप देखते हैं टेम्परेचर कहाँ पे ज्यादा रहता है, प्लेन सरफेस ज्यादा रहता है, हिल्स पे कम रहता है। पर वैसे देखें तो यार हिल्स तो सन के पास है ना, अरे सन के पास मतलब यार, अच्छा जैसे आप ऊपर जाएंगे आप सन के तो क्लोज जा रहे हैं ना, अरे नहीं सही है क्या? हाँ सही बात है सर जी। तो अगर आप सन के क्लोज जा रहे हैं तो आप सन के पास हैं माउंटेन्स पे और सन से दूर हैं प्लेन सरफेस पे, तो माउंटेन पे गर्मी ज्यादा होनी चाहिए यार, नहीं होनी चाहिए क्या? भाई साहब मैं पास जा रहा हूं, आप सोच के देखिए, जब मैं आग के पास जाता हूं तो मुझे ज्यादा गर्मी लगती है। भाई सन तो एक मतलब इतनी बड़ी आग है भाई साहब, उसके पास अगर जाएंगे तो ज्यादा लगना चाहिए भाई साहब ज्यादा गर्मी, पर नहीं होता यार। माउंटेन्स पे तो ठंडा महसूस होता है, प्लेन सरफेस पे गर्मी में बुरा हाल हो जाता है यार। ऐसा क्यों, क्या रीजन हो सकता है ऐसा? मैं वही तो बता रहा हूं कि उसमें क्या है, सोच सकते हैं क्या आप इस बात को? उसमें मेजर रीजन ये है भाई साहब कि वहां पे एटमोस्फियर नहीं है। कहां पे एटमोस्फियर नहीं है? माउंटेन्स पे एटमोस्फियर वीक हो गया। तो जब रेज आ रही है, रेज आने का मतलब नहीं, रेज आके रुकनी चाहिए। रेज आके रुकेगी तभी तो आप उस रेज को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। रेज आई और आप उसे एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाए तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए बाहर की कुछ रेज है, वो मेरी बॉडी के अंदर आके मैं उसे एब्जॉर्ब कर पा रहा हूं, तब मैं बोलूंगा भाई साहब मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मुझे गर्मी लग रही है। पर मान लीजिए कोई रेज है, मुझे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा हूं, तो भाई साहब मुझे कुछ नहीं लगेगा। तो जब आप माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहां का एटमॉस्फेयर वीक है, तो वो सन की रेस को रोक नहीं पाता। सन की रेस आती है चली जाती है, तो जब रोक नहीं पाता तो आपको वो लगता है ये ठंडा ही है। अगर वो उनको रोक पाता तब वो, अच्छा वहां पे ज्यादा रेज आती है, उनको रोक भी देता तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता, क्योंकि वहां पे ज्यादा हीट आती है, तो ज्यादा एनर्जी आपको वहां पे दिखती। इसीलिए प्लेन सरफेस में जो आपके एटमॉस्फेयर रहता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वो सन की रेस जो आती है उनको रोक देता है। इसके अलावा कुछ कुछ रीजन है, पर मेजर रीजन आपके एटमॉस्फेयर का रहता है। तो आपको बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं, इसमें से फिजिक्स एक ऐसी चीज है जो देख के बनाई गई है, जिसमें एक ही चीज आपको दिखती है। मैं आपको बोलूं भाई साहब, एक ब्लॉक है, उसका एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 सेकंड बाद में स्पीड कितनी होगी, तो ये ऐसा मैजिक नहीं है। ऐसे आप देख सकते हैं भाई साहब, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है। आपको बोला इस ब्लॉक को उठाया, कितनी हाइट फेंका, इस वेलोसिटी से कितनी हाइट, ये दिखता है सब। तो फिजिक्स में चीज दिखती है, तो हर एक फिजिक्स की चीज आपकी देखी हुई होती है, पर आप कभी उसको उस वे में सोच नहीं पाए, इस वजह से पढ़ाना पड़ता है। तो जब भी आप फिजिक्स पढ़े तो आप अपने आप से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, उसमें आपको फील आनी चाहिए, वो चीज़ आपको दिखनी चाहिए। अगर वो चीज़ आपको दिखती है मतलब तुझे फिजिक्स आती है, अगर वो तुझे नहीं दिखती है तो मतलब तू अभी फिजिक्स सीखा नहीं है, तुझे फंसाया जा सकता है। फिजिक्स एक खेल है दोस्त, जिसकी तुझे हर एक चीज़ पता होती है, बस उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कब क्या करना है, ये तुझे विजुअलाइज करके देखना है। तो जब भी अपने अब आगे वाले चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो चीज़ों को विजुअलाइज करना है और उन्हें इंजॉय करना है, वो दिल में बसनी चाहिए, ऐसे लगना चाहिए हाँ भाई फिजिक्स दिल के अंदर, दिमाग के अंदर फिजिक्स जरूरी नहीं है, दिल में अगर फिजिक्स घुस जाएगी तो तू फंसेगा नहीं कभी फिजिक्स के अंदर। तो आइए अपने बात कर रहे थे हीट पे, हम कुछ और बातें करने लगे थे। तो मैंने ये क्या बोला यार, यहाँ पे एक हॉट ब्लॉक है, एक आपके पास में कोल्ड ब्लॉक है, ठीक है जी। हॉट कोल्ड मतलब टेम्परेचर से ना, तो इसका टेम्परेचर है बच्चों वो क्या है आपके पास में ज्यादा है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। आपको हॉट कोल्ड लगे उसका फर्क नहीं है, ये एक्चुअल वाला हॉट कोल्ड है, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जैसे टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर कम से क्या फील आता है, टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर कम से क्या फील आता है। मैं आपसे पूछूं टेम्परेचर ज्यादा मतलब क्या, टेम्परेचर कम मतलब क्या। तो टेम्परेचर ज्यादा मतलब ज्यादा, कम मतलब कम, फिर भी यार कुछ तो होगा। तो टेम्परेचर आपके पास में एनर्जी से रिलेटेड है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, इसकी किसकी इंटरनल एनर्जी। हर एक बॉडी के अंदर आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे एटम्स रहेंगे आपके पास में। तो उन एटम्स के पास में अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो वो टेम्परेचर ज्यादा दिखाते हैं, उनका टेम्परेचर ज्यादा बोला जाता है। और अगर उसका टेम्परेचर, उनका जो एनर्जी है वो कम होगा तो वो कम टेम्परेचर दिखाएंगे। ऐसा एक सिंपल सा फंडा मैं दिखाता हूँ। मान ले भाई साहब भयंकर ठंड पड़ रही है, भयंकर मतलब हड्डी तोड़ने वाली ठंड पड़ रही है, तो आप क्या नाचते फिरेंगे और रजाई में दुबक के बैठ जाएंगे। भाई साहब ठंड पड़ेगी, आपने तो आराम से रजाई में दुबक के बैठे चाय वाय पिएंगे, बार बार नहीं निकलेंगे। तो जब एनर्जी, जब टेम्परेचर कम होता है तो हमें, जैसे हमारे साथ होता है वैसे मॉलिक्यूल के साथ में होता है, अगर टेम्परेचर कम होगा मतलब वो वाइब्रेट नहीं करेंगे, इधर ज़्यादा भटकेंगे नहीं। जैसे आपको ये तो समझ में आता है कि हर एक
बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एटम्स रहते हैं। तो अगर ये एटम्स का वाइब्रेशन है, इनका रैंडम मोशन है, कोई ऊपर जाता है कोई नीचे जाता है, कोई आपस में टकराते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है कंटिन्यूस प्रोसेस। बस सब ये जंगली होते हैं, ये सारे के सारे जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो सब पागल रहते हैं, वो इधर उधर घूमता रहता है, वो उससे भिड़ता है, वो उससे भिड़ता है, वो उससे भिड़ता है। तो ये रैंडम मोशन है आपके पास में, दिस परफॉर्म रैंडम मोशन करते हैं आपके पास यहाँ पे। यार अगर ये रैंडम मोशन करते हैं, इसका सिनेरियो सुन, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, भाई साहब टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब तू बता रैंडम मोशन बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? भाई साहब रैंडम मोशन क्या होगा आपके, बढ़ेगा भाई। अगर ये टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो रैंडमनेस बढ़ेगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीजों का काउंट होगा, वो ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें तो क्या होगा, रैंडम मोशन ज्यादा होगा इस वाले केस में, सॉरी कोल्ड है ना, ये कोल्ड है तो इसमें कम होगा। और अगर ये हॉट है तो यहाँ पे ये पागल हुए पड़े नलायक सब के सब, और इसमें क्या है, मोर रैंडम मोशन है, मोर रैंडम मोशन। तो टेम्परेचर आपको ये बताता है भाई साहब किसी की इंटरनल एनर्जी कैसे है। क्योंकि यार अब आपको मैं बोलूं भाई साहब बताओ इसका मतलब, जैसे ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात होगी ना, आपको दिखाई नहीं देता भाई, कहां दिखाई देता है, मुझे नहीं दिखा। आपको कभी इलेक्ट्रॉन दिखा क्या अपने जीवन में? मुझे तो नहीं दिखा। आपको दिखा? नहीं दिखता भाई, कहाँ दिखता है इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी। आजकल लोगों की आंखें वैसे ही खराब है, बड़ी बड़ी चीज नहीं दिखाई देती लोगों को, छोटी चीज क्या दिखाई देगी, वैसे नहीं दिखती। तो हम उनको देख नहीं सकते ना। मैं आपको बोलूं भाई साहब इसकी एनर्जी बताओ कितनी एनर्जी है इसमें, तो यार कहाँ देखते फिरेंगे। तो लोगों ने क्या करा, उसको माइक्रोस्कोपिक नाम दे दिया, एक वो टेम्परेचर से दे दिया, तो आप उससे इंटरप्रेट कर पाएंगे। किसी ने मुझे बोला भाई साहब इसका टेम्परेचर ज्यादा इसका कम, तो मुझे समझ में आ गया इसमें जो एटम्स है वो ज्यादा पागल हुए पड़े हैं, रैंडमनेस है, भयंकर रैंडमनेस है। ये थोड़ा कम टेम्परेचर का है तो इसमें वो रैंडमनेस थोड़ी कम है। तो टेम्परेचर आपको ये बताता है भाई साहब कितना पागलपन है, कितना रैंडमनेस है उसके अंदर। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये टेम्परेचर की फीलिंग है आपके पास। और समझ में आ गया, हाई टेम्परेचर ज्यादा रैंडमनेस, कम टेम्परेचर मतलब कम रैंडमनेस। अब होता क्या है, जब आप बच्चों हाई टेम्परेचर की बॉडी को लो टेम्परेचर की बॉडी के साथ एसोसिएट करते हैं मतलब अपने पहले फील ले लेते हैं ना बात, उसके बाद में थोड़ा सा डायग्राम बना लेंगे। शायद चल रहा, इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा, कहानी चल रही, मस्त फैल के बैठिए, मतलब लिखने भी नहीं जाना कुछ जरूरत नहीं, क्या लिखोगे, ये सब तो नॉर्मल बातें, फील करने वाली बातें। तो आप सोच के देखिए, सुनना मेरी बात को। दो क्लासरूम, दो कमरे हैं, ठीक, एक रूम एक इधर रूम, उसके बीच में गेट है, एक गेट लगा हुआ। अभी गेट को बंद किया गया। इसमें बहुत शरारती बच्चे हैं और इसमें शरीफ बच्चे हैं, मान लो ऐसे। एक बार रूम में कैसे है वैसा, बिल्कुल उदंड वालक है, बिल्कुल शरारती, वो उसको मार रहा है, उसको बड़ा है पर देख कर कनपट्टी के नीचे वो, और उधर वो बैठे बेचारे चुपचाप शांत बैठे हैं। अब क्या होगा, पर रैंडम मोशन दोनों में है, उसमें रैंडम मोशन ज्यादा है, इसमें रैंडम मोशन कम है। तो वहां पे जो शरारतें हैं वो ज्यादा है, वहां पे शायद थोड़ी कम है, पर वो भी मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं चुपचाप बैठे हैं, वो वैसे वो मूव करे, धीरे धीरे मूव करे, और पागलों की तरह रैंडमनेस है उसमें बहुत ज्यादा। अब जब तक अगर आप गेट नहीं खोलेंगे तो ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। इसको आप कंपेयर कीजिए इससे, जो उदंड बालक है, जो मतलब पागलों की तरह भटक रहे हैं, वो उसके दे रहा है, उसके दे रहा है, टिका, कभी उससे भिड़ रहा है, कभी उससे भिड़ रहा है, वो हो रहा है इसके अंदर। वहां पे जो रैंडमनेस है वो ज्यादा है उस रूम में। जो दूसरे से रूम में जिसमें रैंडमनेस कम है, वहां पे लोग सिंसियर है, आराम से जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे उनमें कोलिजन वगैरह वहां पे भी अभी कुछ भीड़ बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक बात करेंगे, एक छोटे से कोई भी कोई स्लैब ले लीजिए छोटी सी मेटल की, तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे ना, तो आप मानिए उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो इधर उधर जा रहे हैं रैंडम, पर वो इतना पागलपंती नहीं कर रहे, वो कोल्ड वाले हैं। समझ में आ रहा है? जब तक गेट बंद है, गेट बंद होने का मतलब क्या है, हॉट अलग है, कोल्ड अलग है, दोनों को आप कांटेक्ट में नहीं लेके आए। पर बच्चों जैसे ही आपने वो बीच वाला गेट खोल दिया, तो ये जो जंगली थे, जो हॉट वाले थे, जो पागलों की तरफ दौड़ रहे थे, वो क्या करेंगे, कभी कोल्ड वाले की तरफ भागना शुरू करेंगे, बिकॉज वो तो रैंडम मूव कर रहे हैं, तो कोल्ड वाली तरफ जाएंगे, और कोल्ड वाले भी रैंडम मूव करें तो हॉट वाली तरफ जाएंगे। तो कुल मिला के क्या होगा, अगर आप फाइनली देखेंगे तो कुछ तो उड़न जो पागल बच्चे थे वो चले जाएंगे अच्छे वालों में, अच्छे वाले चले जाएंगे पागल वालों में। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो दोनों में काउंट बराबर हो जाएगा, दोनों अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली तो आपको दिखाई देगा दोनों में रैंडमनेस। जैसे अगर आप बात करेंगे एक ऐसा रूम जिसके अंदर बहुत ही शरीफ बच्चे थे, उसमें कुछ शरारती बच्चे आ जाएंगे, जिसमें शरारती बच्चे थे उसमें कुछ अच्छे बच्चे आ जाएंगे, तो दोनों में कुछ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए ये शरारती वाले थे, ये अच्छे वाले थे, तो इसमें कुछ अच्छे बच्चे आ गए, तो इसमें जो नलायकी का लेवल था वो नीचे चला गया। ये अच्छे वाले थे, इसके अंदर क्या हुआ, कुछ शरारती बच्चे आ गए, तो इसमें जो नलायकी का लेवल था वो बढ़ गया, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे।
मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली इनके साथ में होता है। अगर आप हॉट को कोल्ड के साथ में रखेंगे तो हॉट वाले में क्या है भाई सब, रैंडमनेस बहुत ज्यादा, भयंकर रैंडमनेस। इसमें क्या रैंडमनेस बेचारी कम है, मछली की तरह आराम आराम से। फिर क्या हो, जैसे आप इन दोनों मिक्स करेंगे तो इसकी जो रैंडमनेस होगी वो घटनी शुरू हो जाएगी, इसकी जो रैंडमनेस हो जाएगी वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और दोनों का फाइनली जो लेवल होगा वो इसका कुछ बढ़ जाएगा, इसका कुछ घट जाएगा। तो ये जो लेवल है वो टेम्परेचर डिनोट करता है। तो हम क्या बोलते हैं, जब आप किसी हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के साथ में रखते हैं, ये ऐसा नहीं है भाई साहब मैं बता रहा हूं तभी आपको पता लगा, आप पहले से इस बात को जानते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के साथ में रखेंगे तो फाइनली जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा, जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये होता कैसे है? ये हीट ट्रांसफर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हीट ट्रांसफर। वही हमारा आज का टॉपिक है फिजिक्स के अंदर। तो है क्या, कहानी क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए हम यहां पे ऐसे एक, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए यहां पे आप हॉट के साथ में ऐसे कोड को रखें, हॉट के साथ में आप ऐसे कोड को रखें, क्लियर? तो क्या होगा बच्चों, ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी है वो एनर्जी किसकी वजह से? रैंडमनेस की वजह से। और वो क्या है? वो टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है मतलब इसकी एनर्जी कम है। तो बच्चों क्या करते हैं, इसके जो रैंडम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो रैंडमनेस होती है वो ज्यादा होती है, वो इसके जो शांत मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे जाके टकराएंगे, टकरा के कुछ एनर्जी इसको देंगे, मतलब ये अपनी एनर्जी कुछ इसको देगा, ये एनर्जी इसको देगा, ये एनर्जी कुछ इसको देगा, इसको देगा। कुल मिला के जो हीट है आपके पास है वो हीट फ्लो करेगी, मतलब एनर्जी फ्लो करेगी। एनर्जी कहां से कहां पे गई आपके पास? एनर्जी कहां से कहां जा रही है बच्चों? हॉट टू कोल्ड की तरफ एनर्जी मूव कर रही है, हॉट से कोल्ड की तरफ एनर्जी मूव कर रही है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ हॉट क्या हो रहा है बच्चों? घट रहा है। और एनर्जी ऑफ कोल्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इस एनर्जी को बोलते हैं टेम्परेचर। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर एनर्जी को लिंक करने वाली चीज है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है एनर्जी ज्यादा। तो हम क्या बोलते हैं, अगर ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, इन दोनों को अगर आप आपस में रखेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर घटेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी यहां से यहां पे फ्लो करेगी। और कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई? तो जब आप किसी हॉट बॉडी को और कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट में लेके आते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, जब आप हॉट बॉडी को और कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट में लेके आते हैं तब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का फ्लो होता है। कहां से कहां पे? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। मेरे साथ बोलिए, जब आप एक हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर बॉडी के साथ में रखते हैं तो एनर्जी का फ्लो होता है। कहां से कहां बच्चों? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, जिसकी वजह से हाई वाले की एनर्जी घटती है, उसकी बढ़ती है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, हाई टेम्परेचर वाले का, हाई जिसका जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर घटेगा, कोल्ड वाले का बढ़ेगा। और ये एनर्जी का फ्लो होता रहेगा कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और जब ये एनर्जी फ्लो करती है तो इसे हम हीट बोलते हैं। जब जैसे इसके पास में, जैसे ये हॉट है तो इसके पास में ज्यादा एनर्जी है, इसके पास में कम एनर्जी, इसको नहीं बोलते इसका ज्यादा हीट है, नहीं, ये गलत है। इसके पास में कम हीट है, गलत है ये बात। जब आप इन दोनों का आपस में कनेक्ट कर देंगे, जब आप इन दोनों का ऐसे बच्चों कनेक्ट कर देंगे तो यहां से यहां पे कुछ एनर्जी जाएगी ना, इस एनर्जी का नाम क्या है? हीट। मेरी बात समझ में आ गई? तो जब आप हॉट बॉडी को और कोल्ड बॉडी को, या फिर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की बॉडी को जब आप आपस में ज्वाइन करते हैं, किसी भी तरीके से वो एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, आपके पास में एनर्जी हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। किसकी वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता तो हीट का फ्लो नहीं होता, आपके पास नेट हीट फ्लो जीरो आता। पर अगर ऐसा हो रहा है कि आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है तो एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जाएगी। रीजन क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है, इस एनर्जी का नाम हीट है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर? ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन में आपको दिखा रहा हूं, आप यहां से डेफिनेशन छाप सकते हैं। इसमें या आपको जो थ्योरी मॉड्यूल है उसमें भी दिखाई दे जाएगी डेफिनेशन, तो आप डेफिनेशन छाप लीजिए। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट which flow due to temperature difference from a body at higher temperature to a body at lower temperature. क्लियर है ये बात? कहानी समझ में आ गई आपको? तो ये बच्चों हीट की डेफिनेशन थी। इसमें जो वर्ड है, हीट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब जब वो फ्लो कर रही है, जब एनर्जी फ्लो कर रही है तो उसी को हीट बोलते हैं, उसके पास में उसको हम हीट बोलते नहीं हैं। क्लियर है? ठीक है, अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस पर और चर्चा करते हैं। बच्चों आई होप आपको बात समझ में आ गई हीट क्या होता है। तो हीट हमें समझ में आया, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब जो ट्रांजिट के टाइम में जो एनर्जी है, जो एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रही है, तो वो जो ट्रांसफर होते टाइम जो एनर्जी रहती है हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हीट बोलते हैं।
हीट को आप थोड़ा और बेटर समझने के लिए आप उसे लिंक कर लीजिए वर्क से। जो मैकेनिकल जो सिस्टम हम पढ़ रहे थे इससे पहले, जो हमने मैकेनिक्स वगैरह में देख रहे थे, तो वहाँ पे जैसा सा काम वर्क कर रहा था, मतलब जैसा रोल वर्क का था वैसा रोल यहाँ पे जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट के अंदर हीट का रहता है। कैसे, थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक ऑब्जेक्ट था आपके पास में, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी मान लेता हूँ कुछ 30 जूल थी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी मान लो 30 जूल थी इसकी, ठीक है। अब इस पे क्या किया आपने, इस पे कुछ वर्क किया। कितना वर्क किया बच्चों? 20 जूल वर्क किया। अब इसकी एनर्जी कितनी होगी? देखिए, आपने इसे वर्क 20 जूल किया है। अगर आपने इसमें वर्क 20 जूल किया, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी फाइनल एनर्जी 20 जूल होगी। वर्क किया है, मतलब वर्क क्या है आपके पास? वर्क होना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में, जो ट्रांजिट के टाइम में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। सिस्टम को जैसे आप एनर्जी दे रहे हैं, आपको पता है जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे, जैसे मार्कर है, इस मार्कर की कुछ एनर्जी है। अब अगर मैं इसे वर्क कर रहा हूं तो इसकी एनर्जी में क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। तो मैं जितना वर्क करूं उतनी ही एनर्जी हो जाएगी, ये बात सही नहीं है। जितना वर्क करेंगे उतना एनर्जी में चेंज आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये वर्क कब तक है? जब तक आप कर रहे हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैंने इस मार्कर को यहां से लेकर यहां तक उठाया, यहां तक वर्क था। जैसे आप इसको यहां पे लाके छोड़ दिया, वर्क का कोई मतलब नहीं। अब वर्क जो होना था वो हो गया, खत्म वो कहानी वर्क की। अब इसके बाद अभी जो बात है वो टोटल एनर्जी की बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए अगर आपने इस पे वर्क को 20 जूल किया, तो अब एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो ये बोलना कि भाई साहब इसकी एनर्जी वर्क के बराबर नहीं, चेंज इन एनर्जी किसके बराबर है? वर्क के बराबर है। तो अगर आप इसकी यू फाइनल बात करेंगे, दैट विल बी 30 + 20, दैट विल बी 50। सिमिलर कहानी इस सेटअप की है। मान लीजिए ये एक सेटअप है, एक सिस्टम है आपके पास में, ठीक है। ए है सिस्टम, इसको आपने कुछ, इसकी जो इनिशियल एनर्जी थी यू इनिशियल, वो कुछ थी 20 जूल मान लीजिए। देखो दोनों की सेम यूनिट है एनर्जी की और इसकी भी। अब आपने इस पे इसको कितनी हीट दिया? इसको आपने कुछ मान लीजिए 10 जूल हीट दी। 10 जूल आपने इसको हीट दी। तो अगर आपने इसको हीट 10 जूल दी है, इसका मतलब ये नहीं फाइनल एनर्जी 10 जूल है। इसका मतलब ये कि आपने इस पे इतना वर्क से जो रिलेटेड जो चीज आ रही है, आपने इतना काम और कर दिया इस पे। जो चीज आप यहाँ वर्क बोलते थे वैसा मैं यहाँ पे हीट है। यहाँ पे मेरी बात समझ में आ रही है? तो वर्क आप करते हैं, एनर्जी बढ़े। सिमिलरली अगर आप इसको हीट दे रहे हैं, मतलब हीट दे रहे हैं क्योंकि एनर्जी ट्रांजिट में है, इसको हम हीट बोलेंगे। तो अगर आप 10 जूल की हीट दे रहे हैं, तो इसकी जो फाइनल एनर्जी होगी आपके पास यू फाइनल, दैट विल बी चेंज, दैट विल बी 20 जूल + 10 जूल। अब अगर आप ये बोले सर इस सिस्टम की फाइनल हीट 30 जूल है, ये बात गलत है। ऐसा नहीं बोलना है इसकी फाइनल हीट 30 जूल है, नहीं। हीट तो थी, वो आपने दे दी, अब कहानी खत्म हीट की। अब ये जो फाइनल है दैट इज एनर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपसे अगर मैं पूछूं यूनिट ऑफ हीट क्या होगा? यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट, तो मेरे लिए मुझे लगता है आपको कुछ नया नहीं लगेगा। ये यूनिट ऑफ हीट आपको समझ में आ गया क्या होगा यूनिट ऑफ हीट? सर जैसी यूनिट वर्क की है वैसी ही सेम यूनिट यहाँ पे किसकी होगी? आपके पास हीट की होगी। वही सेम यूनिट आपके पास एनर्जी की होगी। मैं ये नहीं बोल रहा एनर्जी और हीट बराबर है, यूनिट इनकी सेम है। एनर्जी में और हीट में क्या फर्क है समझ में आ गया? जब एनर्जी का जो चेंज हो रहा है वो ट्रांजिट में है, मतलब जब एनर्जी ट्रांजिट में आप एनर्जी एक बॉडी दूसरी बॉडी दे रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में वो जो एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रही है, दैट एनर्जी इज हीट। तो यूनिट ऑफ हीट अगर आप देखें तो क्या बोलते हैं इसको? जूल होगी इसकी, यूनिट को जूल बोल सकते हैं, कैलोरी बोल सकते हैं, कैलोरी। तो अगर आपके से 1 कैलोरी किसके बराबर आता है बच्चों? 4.2 जूल आता है, अप्रोक्स 4.2 जूल के आसपास आता है। ये रिजल्ट आपको यूज करना है। एक्चुअली 4.18 आता है, पर हम ये यूज कर लेते हैं, दैट इज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो आपको दो टर्म्स में यूनिट लिखी हुई मिलेगी, या तो कैलोरी में या फिर जूल में। तो अगर कभी कैलोरी में हो, आपको जूल में कन्वर्ट करनी हो, तो आप कर सकते हैं, दैट इज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है बच्चों, आपको यूनिट के बारे में समझ में आ गया कि जूल और कैलोरी यूनिट है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, पर अगर आप अप्रोक्सीमेशन लेना चाहें तो 4.2, तो आप यहाँ चाहे लिख सकते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अप्रोक्सीमेशन के लिए हम इसको 4.2 ले लेते हैं। अच्छा, अब हम देखिए हीट के बारे में हम सारी कहानी समझ गए। अब आइए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज हीट ट्रांसफर। देखिए हीट का ट्रांसफर होता रहता है, वो हमारी लाइफ में कॉमन है। सबसे मेजर जो है वो तो देखिए सन आपके पास में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, उससे बड़ा सोर्स हमारे पास नहीं है। तो यार सन, अगर सन से जो हीट आपके पास में आती है तो वो ट्रांसफर हो रहा है ना भाई, एनर्जी वहां से वहां पे, मतलब हीट आ रहा है आपके पास में, तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, वहां पे आपको हीट ट्रांसफर दिखाई दे रहा है। तो एक तो जो सन से जो एनर्जी आती है वो हमें फील होती है, हाँ ठीक है वहां पे हीट का ट्रांसफर है। और आप देखिए हम गैस के ऊपर कुछ खाना बनाते हैं, तो हमने गैस पे कुछ बर्तन रखा, उसमें कुछ खाना डाला, गैस को ऑन करा, तो आप क्या करेगा, जो गैस होगा वो पहले बर्तन को गर्म करेगा, बर्तन को गर्म करेगा, फिर वो बर्तन से वो हीट खाने तक जाएगी, खाने से वो हीट बाकी जो आसपास में जो भी चीजें होगी उन सबको गर्म करेगी। तो वहां पे भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है आपके पास। जैसे कहीं पे आग जल रही होती है और हम ठंड के टाइम में हाथ वहां पे गर्म करने जाते हैं, तो ऐसे आग नहीं जल रही होती, हम हाथ को ऐसे रखते हैं, तो आग जहां पे जल रही है वहां से लेके हीट हमारे हाथों तक आ रही है, मतलब हीट का वहां पे ट्रांसफर हो रहा है।
समझ में आ रही है बात। और हीट हम बहुत सारी जगह पे आप देख, जैसे आयरन कर रहे हैं आपके कपड़ों को, तो आयरन आपका गर्म है, वो कैसे गर्म हुआ, वो इस वजह से गर्म हुआ बिकॉज वहाँ पे उसमें इलेक्ट्रिक जो एनर्जी थी उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, वो वहाँ पे गर्म हो गया, फिर उसने वो हीट किसको दे दी, कपड़ों को दे दी, तो वहाँ पे हीट का ट्रांसफर आपके पास। चाय आपने रखी, यहाँ पे चाय रखी, हम ठंडी होने देते हैं तो बोले चाय को थोड़ी रख दो अपने आप ठंडी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, और जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो होगा, तो वहाँ पे हीट ऐसे फ्लो होती है और चाय ठंडी हो जाती है। सिमिलरली बहुत सारी जगह हम ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ में हमने बहुत सारी जगह पे हीट का ट्रांसफर देखा है। अभी बच्चों हम इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मेथड है हीट ट्रांसफर के, और उन मेथड्स पे चर्चा करेंगे, और वन बाय वन हम सभी को डेप्थ में पढ़ेंगे बिल्कुल, कि मान लीजिए आप ये भी जान पाएंगे कि हमारी चाय इतनी देर में बाहर का टेम्परेचर ये है, ये सब चीज़ें हैं, तो कितनी देर में ठंडी होगी, सब चीज़ें आप देख पाएंगे, और ये आपको आगे हेल्प करेगा। मान लीजिए आप फ्यूचर में कभी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, वैसे आप लोग नीट में है तो आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इंजीनियर वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। अब वो अगर मैकेनिकल दे के पढ़ते हैं तो उनको वहाँ पे सिस्टम्स ऐसे बनाने पड़ते हैं जो हीट को ले सके, तो उसके लिए इस वाले चैप्टर का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है बच्चों, आइए अभी अपने बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पे। बच्चों हीट की बेसिक जानकारी के बाद में अभी हम बात करते हैं कि हीट को ट्रांसफर करने के कितने मेथड हैं आपके पास और वो कौन कौन से हैं। बच्चों 3 मेथड आपके पास हीट को ट्रांसफर करने के, मतलब हम जो भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हीट का ट्रांसफर देखते हैं वो 3 ही मेथड के, इन्हीं 3 में से किसी एक मेथड के थ्रू होता होगा। सबसे पहला मेथड है आपके पास में कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन, थर्ड वन इज रेडिएशन। क्लियर, ये दोनों हाईएस्ट इंपॉर्टेंट में से है, इससे सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि कन्वेक्शन एक्चुअली अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। ये अगर आप हायर कभी फिजिक्स पढ़ते हैं तब जाके उसमें कुछ कुछ कैलकुलेशंस आप कर पाते हैं, उसमें गणित अच्छी खासी है। तो कन्वेक्शन का हमें सिर्फ बेसिक आइडिया लेना है, कन्वेक्शन क्या होता है, इसके फॉर्मूलाज वगैरह वो सब चीज़ें नहीं है हमारे पास। टाइप ऑफ कन्वेक्शन थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, मतलब ये वाला लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे कम देर में, मतलब 5 मिनट के अंदर ही हम इसे खत्म कर देंगे। पर बाकी जो लेक्चर्स हैं हमारे पास उन सब टाइम में हम सिर्फ ये 2 ही मेथड करें, दैट इज कंडक्शन एंड रेडिएशन। ये दोनों आपके पास में अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों सवाल आने के चांसेस आपके पास रहते हैं। तो हम सबसे पहले मैंने एक बार शॉर्ट रिकैप कर रहे हैं, बस शॉर्ट वे में समझ लेते हैं तीनों क्या है, फिर हम वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं तीनों मेथड में क्या डिफरेंस है, तीनों क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। देखिए कंडक्शन को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप वो वाला एग्जाम्पल याद कीजिए जो आपके पास जैसे सीबीएसई, मतलब छोटी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं ना, कि एक मेटल रोड को लीजिए, यहाँ पे ऐसे मेटल रोड को लीजिए, आप इसको यहाँ पे ऐसे आग के पास रख दीजिए, यहाँ पे फायर है ना, ऐसे दिस इज फायर। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है पर मान लीजिए दिस इज फायर। अब अगर आप इसको यहाँ पे रखेंगे, इस वाले एंड का नाम ए है और यहाँ पे आपने इसको हाथ से पकड़ रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ हाथ है आपका अजीबोगरीब शेप का, ऐसे आपने इसको हाथ से पकड़ रखा है। अब सुनिए यार, अगर आप इस वाले पोर्शन को गर्म करते हैं, ये मेटल की रोड है, या फिर कर सकते हैं सर अगर हम इसको गर्म करेंगे तो हमने इस वाले एंड को गर्म किया, पर धीरे धीरे रोड का हर एक पॉइंट गर्म होना शुरू हो जाएगा, और एट द एंड ये वाला जो आप जहां जिस एंड को आपने पकड़ रखा है वो एंड भी आपको वार्म फील होने लग जाएगा, आपको लगने लग जाएगा भाई ये एंड गर्म हो गया। जैसा कि कंटेनर्स में होता है जिसमें खाना वाना बनाते हैं, उसका जो हैंडल रहता है तो ऐसे मटेरियल का रहता है जिससे हीट ट्रांसफर ना हो। पर मान लीजिए अगर वो आपके पास हैंडल भी अगर लोहे का रहे तो जब आप उसको उठाएंगे या फिर टच करें तो आपको दिखाई देगा वो गर्म हो रहा है। जैसे आप सिंपल से ये भी एग्जांपल समझ सकते हैं, पैन है यहाँ पे ना आपके पास, ऐसा पैन है, इसमें मान लीजिए पानी गर्म कर रहे हैं आप, तो अगर आप हीट कर रहे हैं तो वो नीचे वाले पार्ट को हीट कर रहे हैं, पर पूरा पैन गर्म हो जाता है, टॉप ये हर एक पार्ट से गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? बिकॉज ये कोई मेथड है, आपने हीट यहाँ पे दी, यहाँ से हीट यहाँ पे पहुंच गई, ये मेथड कहलाता है कंडक्शन। कैसे काम कर रहा है उस पर चर्चा करते हैं, पर आप देख लीजिए ये जो इस वाले मेथड में जो हीट ट्रांसफर हो रही है दैट इज नेम्ड एज कंडक्शन। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो आपने अगर एक एंड को हीट दी तो ये हीट आगे फ्लो करगी भाई साहब, यहाँ पे आपने हीट दी थी, आगे बढ़ते 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 हाथ तक हीट पहुंच गई, पर मटेरियल ट्रांसफर नहीं हुआ। मटेरियल ट्रांसफर नहीं, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मार्कर मेटल का होता तो अगर आप इसको इस वाले एंड को गर्म करते तो भाई साहब ये हीट यहाँ से आगे जाते जाते मेरे हाथ तक पहुंच जाती, पूरी रोड गर्म हो जाती, और फिर मैं टच करता मुझे गर्म महसूस होता ये। तो अगर आप देखिए हीट आगे चली गई, क्या रोड का ये वाला एंड टूट के यहां पे चला गया? क्या नहीं, मटेरियल नहीं मूव किया, हीट मूव कर गई। मटेरियल मूव नहीं किया बच्चों, क्या मूव कर गया? हीट मूव कर गई। समझ में आ रहा है? ये कैसा एग्जांपल है आपके पास? ऐसे समझिए कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, एक मतलब 5 लोग ऐसे लाइन में खड़े हैं, वहां से कुछ ईंटें या फिर मान लीजिए वहां से कुछ पानी की बाल्टियां उठानी है, तो एक बंदे ने बाल्टी उठाई, उसने आगे वाले को दे दी, फिर उसने उससे आगे वाले को दे दी, उसने उससे आगे वाले को दे दी। तो देखिए पानी ट्रांसफर हो रहा है, पर जो आदमी है वो ट्रांसफर हो रहा नहीं है। जो मटेरियल है, जो मास है, वो मास ट्रांसफर नहीं होता, पर हीट विदाउट ट्रांसफर ऑफ द मास वो आगे चली जाती है।
वो कैसे जाती है? जैसे सबसे पहले इस वाले एंड को हीट मिली होगी, तो इसने इसको आगे दिया होगा, फिर उसने उसको दिया होगा, फिर उसने उसको दिया होगा, उसने उसको दिया होगा, उसने इस तरीके से करते करते हीट वहां तक पहुंच गई। ये हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं, हम इसको पूरे डेप्थ में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? क्या होता है जी कंडक्शन में? कंडक्शन में हीट एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाती है। किसका ट्रांसफर नहीं होता? मास का ट्रांसफर नहीं होता। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं कन्वेक्शन मेथड के ऊपर। कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है पर मास भी ट्रांसफर होता है। उसमें नहीं चमक रहा, चमकेगा थोड़ी देर में। पहले बात समझ तू, ये कंडक्शन वाले में हमने क्या देखा? मान लीजिए यहाँ पे पानी उठाना था, बहुत सारे लोग खड़े थे, बाल्टी मेरे से बाल्टी उठाई पानी की, उसको दे दी, फिर उसने बकेट उसको दे दी, उसने बकेट उसको दे दी, तो आगे पानी ट्रांसफर हो गया पर हम ट्रांसफर नहीं हुए। कन्वेक्शन वाले मेथड में क्या होता है? वो ऐसा फील होगा तुझे कि जैसे मुझे एक बकेट है, मतलब उसे पानी है, उसको उठा के वहां पे लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं खुद बकेट को उठाऊंगा और लेके चल पड़ूंगा। तो अब की बार क्या मटेरियल खुद मूव करेगा? मटेरियल क्या करेगा? खुद मूव करेगा। कंडक्शन में मटेरियल मूव नहीं किया था। कंडक्शन के अंदर हीट का ट्रांसफर हुआ था विदाउट मूवमेंट ऑफ जो आपके पास बल्क है या फिर जो मास है उसका मूवमेंट नहीं हुआ था, वो ट्रांसफर नहीं हुआ, सिर्फ हीट ट्रांसफर हुआ था। पर यहां पे कन्वेक्शन में ऐसा नहीं है। कन्वेक्शन में जब हीट ट्रांसफर होगा तो साथ में क्या ट्रांसफर होगा? मटेरियल भी ट्रांसफर होगा। तो थोड़ा फील करवाइए कैसे। देख, कंडक्शन के एग्जांपल समझ में आ गई। बर्तनों का गर्म होना, वो सब चीजें हमने यहाँ पे देख ली। खाना बनता है, खाना बनने में कंडक्शन का, जैसे मान लीजिए ये पैन है तेरे पास में, यहाँ पे ऐसे कुछ ये एक बर्तन है ऐसे, ठीक है। तो इस बर्तन में अगर तू इसको गैस पे रखेगा तो यहाँ पे गैस से सबसे पहले कौन गर्म होगा? सबसे पहले नीचे वाली लेयर गर्म होगी। आप तो इसी को हीट दे रहे हैं ना। अब क्या होगा? हीट इस नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर के पास जाएगी, सेकंड वाली लेयर, फिर थर्ड वाली लेयर, फिर फोर्थ वाली लेयर, ऐसे करते करते हीट ऊपर जा रही है। पर जो लेयर है मेटल की वो नहीं जा रही, सिर्फ हीट जा रही है। तो वो कंडक्शन मेथड है। कंडक्शन मेथड बहुत सारी जगह आपको दिखाई देता है। अब हम कन्वेक्शन की बात कर रहे थे, हमें समझ में आया कन्वेक्शन में मटेरियल का ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन में मटेरियल का ट्रांसफर होता है। अच्छा, कैसे? थोड़ा एग्जांपल समझाइए। देख, तूने ऐसे भी फील किया है? एक एग्जांपल देता हूं मैं। देखो, वो वाटर हीटिंग रोड होती है, जो पानी गर्म करने वाली जो रोड होती है हमारे पास में, तो हम उसको बाल्टी में बकेट में रख के फिर उसको स्विच में लगा के ऑन करते हैं, पानी गर्म होता है। किया ऐसा कभी? ठीक है। तो उसमें अगर तुझे कभी याद होगा तो हम जैसे फिर चेक करना आता है पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो हम उस रोड को बंद करते हैं। अच्छा, देखते हैं, अच्छा पानी गर्म हो गया, हम उठा के बाथरूम में लेके जाते हैं, नहाने से दिखते हैं, अरे यार ऊपर ऊपर वाला पानी गर्म था, नीचे वाला ठंडा था। ऐसा फील हुआ कभी आपको? आपने वैसा बकेट को उस वाटर हीटिंग रोड से गर्म किया, पर जब आप मतलब नहाने के आप पूरा पानी गर्म हो गया, पर जैसे आप नहाने लगे, आपने पानी को मिलाया तो देखा अरे यार ऊपर ऊपर गर्म पानी था, नीचे ठंडा पानी था। ऐसा फील होता है आपको? ठीक। ये जो उसमें जो मेथड यूज हुआ वो आपके पास में कन्वेक्शन मेथड था। कैसे काम करता है देखिए। मान लीजिए आपके पास में यहां पे ऐसे कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में पानी है ऐसे, ठीक है। पानी कैसे लेयर्स है आपके पास, पानी कैसे लेयर्स है। इस लेयर का नाम ए है, इस लेयर का नाम बी है, इस लेयर का नाम सी है, इस लेयर का नाम डी है। सिमिलरली पैसे पानी की लेयर्स हमने बना दी समझने के लिए। यहाँ पे ऐसे आपके पास नीचे क्या जल रहा है? फायर जल रहा है, ठीक है। दिस इज फायर। नीचे आग लगा रखी है आपने। अब भाई साहब आग लगने से होगा क्या? अब सुनना, सबसे पहले कंटेनर का एंड गर्म होगा, जो कंटेनर का जो बॉटम पार्ट है वो गर्म होगा। जैसे मान लीजिए कंटेनर है तो कंटेनर बॉटम पार्ट गर्म होगा, फिर उससे ऊपर वाला पार्ट, उससे ऊपर वाला। तो इनिशियली जो हीट जा रहा है इस कंटेनर के अंदर वो तो कंडक्शन के थ्रू जा रहा है, क्लियर। फिर क्या होगा? जैसे ही इस कंटेनर की टॉप लेयर के साथ पानी टकराएगा, पानी जो कॉन्टेक्ट में है, अब हीट उसके पास जानी शुरू होगी। अब क्या होगा? वो पानी की फर्स्ट लेयर गर्म हो जाएगी। सही है। हीट नीचे जाना शुरू हुई, सबसे पहले किसको हीट मिलेगी? पानी की फर्स्ट लेयर को। पानी की फर्स्ट लेयर क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। पानी की फर्स्ट लेयर अगर गर्म होगी तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है उसकी डेंसिटी घटती है। अगर इसकी डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी घटेगा मतलब क्या हुआ? ये हल्की होगी। ये हल्की होगी तो पानी गर्म लेयर कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। और जो ठंडी लेयर थी वो कहां आ जाएगी बच्चों? नीचे आ जाएगी। अब ये बी वाली लेयर गर्म होगी। जैसे ये बी वाली लेयर गर्म हो जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी डेंसिटी घट जाएगी, तो ये ऊपर फ्लोट कर लेगी, तो ये बी भी ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे कौन सा आएगा? फिर सी नीचे आ जाएगा, सी गर्म होगा, फिर ऊपर जा रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ की जो हीट थी ये गर्म होकर ये खुद ऊपर चला गया। ये पानी नीचे वाली लेयर गर्म हुई, ये खुद उठ के ऊपर चली गई आपके पास में। तो इसमें मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है। देखिए सिमिलरली ये जो ठंडा पानी होगा वो नीचे रहेगा, गर्म पानी ऊपर रहेगा। क्योंकि ठंडे पानी की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है। तो सिमिलरली जैसे ए लेयर गर्म होगी तो ए ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आएगा, फिर बी गर्म होगा तो बी ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आएगा, सी गर्म होगा, सी ऊपर चला जाएगा, डी नीचे आएगा। जब पूरा गर्म हो जाएगा फिर ए वापस नीचे आएगा, फिर वो और गर्म होगा, फिर और ऊपर जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब आप वाटर हीटर रोड लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ऊपर वाला तो पानी गर्म हुआ, जैसे गर्म होता है जो गर्म होगी जो लेयर वो ऊपर आ जाती है। तो आपको क्या ऊपर टच करते हैं तो ऊपर वाला गर्म दिखता है, पर नीचे तो भी ठंडा है।
मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए जब भी आपको चेक करना पहले पानी को मिक्स कर लो ऐसे एक बार ढंग से, फिर इसके बाद टच करके देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि ऊपर हमेशा गर्म पानी रहेगा आपके पास में, ठंडा पानी कहां पे रहेगा? नीचे। तो क्या, और जैसे लेयर गर्म होती है ऊपर चली जाती है, फिर नीचे ठंडी आती है, वो गर्म होती है फिर ऊपर, ऐसे ही कंटिन्यूस प्रोसेस आपके पास चलता रहता है। तो ये कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है आपके पास में, मटेरियल खुद जा रहा है। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, मटेरियल खुद जा रहा है। कंडक्शन में मटेरियल खुद नहीं जा रहा, सिर्फ हीट फ्लो कर रहा था। इसमें क्या रहा है, मटेरियल खुद जा रहा है आपके पास। क्लियर? इसका एक और एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हैं, वो ठंड में हम आग जला देते हैं अपने हाथ को गर्म करने के लिए, तो उसमें क्या होता है देखिए, जब आप ऐसे आग जलाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में आग है, तो आग के पास में क्या होता है, एयर होती है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पानी था तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एयर है। तो आप सोच के देखिए, अगर आपने आग जलाई तो उसके पास में जो एयर होगी वो एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और जैसे वो एयर गर्म होगी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो एयर कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। नीचे कौन सी आएगी, ठंडी आएगी। वो ठंडे वाली फिर गर्म होगी, फिर वो ऊपर जाएगी। तो जब आप ऐसे ऊपर हाथ रखते हैं, आप क्या आग के अंदर हाथ डाल देते हैं क्या, नहीं डालते ना, आग के ऊपर रखते हैं। तो क्या होता है, जो लेयर थी आग की, अगर जो सॉरी आग के ऊपर जो एयर की लेयर थी, वो जैसे ही गर्म होगी तो वो हल्की हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ आएगी। और ऊपर की तरफ आएगी तो आपके हाथ से टकराती है तो आपको गर्म महसूस होता है। क्लियर? फिर वहां पे ठंडी जाती है, फिर वो गर्म होती है, फिर तो आप देखिए धुआं होता है, जो धुआं जो स्मोक होता है वो किस तरह जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, बिकॉज उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो जैसे जैसे आप जैसे आग जल रही है तो उसके कॉन्टेक्ट में जो एयर आ रही है वो गर्म हो रही है, और वो एयर गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। तो इसलिए जब आप ऊपर भी हाथ रखते हैं तो आपको गर्म एहसास होता है। मेरी बात समझे? तो उस जो लकड़ियां जहां पे हम जो वुड्स थी, जहां पे फायर था, उस फायर से आपके हाथ तक जो हीट पहुंची है वो एयर के थ्रू पहुंची है। एयर खुद वहां से अपनी हीट लेके, वहां से जो एनर्जी थी वो लेके आपके हाथ को देने आ रही है। तो ये जो मेथड है, इस वाले मेथड के अंदर मटेरियल खुद मूव कर रहा है। और इस वाले मेथड का नाम क्या होता है बच्चों, आपके पास कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन होता है, समझ में? जब चाय को ठंडा करते हैं तो चाय को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, आप चाय को रख के ऐसे फूंक मारते हैं। फूंक मारने से क्या होता है, फूंक मारने से जी ये होता है कि आप हवा को उसके पास से गुजार रहे हैं, जो उसका सरफेस है टी का, वहां से उसको आप जोड़ रहे हैं। तो आपके पास में जो हवा है दैट इज कोल्ड एयर, जब वो वहां पे जाएगी तो वो टी से कुछ एनर्जी ले लेगी, तो वो गर्म हो जाएगी। तो वो कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। फिर आप वापस फूंक मारेंगे तो ठंडी हवा गई, उसने वहां से एनर्जी ली, फिर ऊपर चलेगी, फिर आप फूंक मारते हैं। तो ये प्रोसेस चलता है। दिस प्रोसेस इज नेम एज कन्वेक्शन। ठीक है? कंडक्शन में अगर आपको समझ में आया तो कंडक्शन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था। कंडक्शन में अगर कोई दो बॉडीज में जैसे हीट फ्लो, जैसे इसमें कंडक्शन हो रहा है, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है आपके पास में, आपने इसको बिल्कुल पास में रखा इसके, तो इसमें आग में और इसके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपके पास होगा। कंडक्शन में जहां पे होगा वहां पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा आपके पास में, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं दिखाई देगा आपको, मतलब वो आएगा फिर एनर्जी लेके चला जाएगा। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन आपको क्लियर होगी बातें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल से पूछूं तो आप मुझे बता पाएंगे क्या? आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए कि मुझे बर्गर बनाना है और ब्रेड को गर्म करना है मान लीजिए। तो मैंने जो फ्लैट तवा होता है उस तवे को रखा मैंने गैस के ऊपर, अब उसके ऊपर ब्रेड रखा। तो अब बताइए क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, वो जो आग है वो किसके पास जा रही है, जो तवा है, जो आपके पास में बर्तन है उसके सबसे बॉटम सरफेस पे जा रही है, उसको गर्म कर रही है। फिर क्या हो रहा है, तवे की जो लेयर्स है उन लेयर्स के ऊपर, तवा समझते हैं जिसके ऊपर रोटी वगैरह बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग मुझे पता नहीं। तो जैसे वो अब धीरे धीरे वो जो एनर्जी है वो ऊपर 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 जा रही है, तो वो कौन से मेथड से ट्रांसफर हो रही है। इनिशियली जब आपके पास में ऐसे करके कुछ तवा कुछ ऐसी शेप का, मतलब इसको अगर आप हीट कर रहे हैं तो पहले तो खुद ही कुछ थिकनेस है ना, तो इसकी लेयर्स कौन से मेथड से गर्म हो रही है, कंडक्शन से गर्म हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर अगर आपने इसके ऊपर एक कोई ब्रेड रखा हुआ है तो फिर वो हीट कहां पे गई, उस तवे से अब ब्रेड के अंदर एंटर होना शुरू होगी। तो अब भी कौन सा मेथड चल रहा है, कंडक्शन मेथड चल रहा है। क्या आप पे कन्वेक्शन कहां पे हो रहा है, यहां पे कन्वेक्शन नहीं हो रहा है। अगर आपको कन्वेक्शन, तो इसके पास में जो हीट है उससे हवा गर्म हो रही है, उस वो हवा ऊपर जाए तो वहां पे आप कन्वेक्शन बोल सकते हैं। पर मान लीजिए इसके अंदर कुछ पानी वगैरह होता, उसको आप गर्म करते तो पहले कंडक्शन कार्य हो रहा था, फिर कन्वेक्शन कार्य हो रहा था। क्लियर? कंडक्शन कन्वेक्शन का हमें आइडिया लग गया। अब हम बात करते हैं जो थर्ड वाले की, दैट इज नेम्ड एज रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है आपके पास, रेडिएशन में जैसे आपको समझ में आया, कंडक्शन में भी मीडियम रिक्वायर्ड था। कंडक्शन मीडियम रिक्वायर्ड था, हाँ बिल्कुल रिक्वायर्ड था। ये मेटल आपको रिक्वायर्ड है, अगर ये मेटल नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा। कन्वेक्शन के लिए भी क्या रिक्वायर्ड था, मीडियम रिक्वायर्ड था, क्योंकि वो मीडियम खुद तो मूव किया। अगर मान लीजिए लोहा नहीं होगा, ये मेटल नहीं होगा, तो यहाँ से ए से बी पे हीट जा सकती नहीं है। सेम बात यहाँ पानी नहीं होगा तो हीट नहीं जा सकती है। रेडिएशन में ऐसा नहीं है, रेडिएशन को मीडियम नहीं चाहिए होता। रेडिएशन में बिना मीडियम के एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। जैसे मान लीजिए सन से जो रेज आपके पास आती है,
जो सन से जो रेज आपके पास में आती है, तो उसमें मीडियम की जरूरत नहीं है, बीच में कोई मीडियम नहीं है आपके पास में। दुनिया पहले बोलती ईथर है, पर वो मीडियम नहीं है बीच में। तो अगर वहां पे कोई मीडियम आपके पास में नहीं है, तो विदाउट मीडियम एनर्जी ट्रांसफर हो, दैट मेथड इज नोन एज रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशंस निकलते हैं। रेडिएशंस मतलब ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, दिस इज ड्यू टू ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जो इसका एग्जांपल है वो सन है। सन से जो हमारे अर्थ पे जो लाइट आती है, दैट इज थ्रू ईएम वेव्स। वहां से सन से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं। हम बोलते हैं ना अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है सन से, उनसे बचने के लिए ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ, मतलब आता है एडवर्टाइज सब। तो वहां पे रेडिएशंस आ रहे हैं, क्लियर। तो वो जो रेडिएशन मैंने समझ में आ गया। रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर है, उसको होने के लिए जो प्रोसेस यूज हो रहा है, उसमें रेडिएशंस निकल रही है, ईएम वेव वहां पे निकल रही है। कन्वेक्शन के अंदर मीडियम खुद एनर्जी को ट्रांसफर करवा रहा है। और अगर आप कंडक्शन में देखें तो मीडियम के जो पार्टिकल है वो खुद मूव नहीं कर रहे, पर एनर्जी को आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, क्लियर। तो अगर मैं पूछूं कंडक्शन मीडियम रिक्वायर्ड है, हाँ। कन्वेक्शन में रिक्वायर्ड है, हाँ। रेडिएशन में रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड। कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, हाँ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसके बीच में, तब वो जाके आके एनर्जी जाएगा। कन्वेक्शन के अंदर भी वैसे डायरेक्ट कांटेक्ट ही, आपके पास में एयर पहले आएगी, गर्म होगी, फिर वो जाएगी। पर इसमें अगर आप रेडिएशन में देख रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। सन वहां पे है, मैं यहाँ पे हूँ, सन से एनर्जी मेरे पास आ रही है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट आपके पास यहाँ पे नहीं है। अगर कंडक्शन में देखेंगे तो हीट क्या समझ में आ रही है, हाँ। उसमें मटेरियल का मूवमेंट है क्या इसके अंदर मटेरियल का मूवमेंट नहीं है। एनर्जी आगे चली जा रही है, मटेरियल मूव नहीं कर रहा। कन्वेक्शन में मटेरियल मूव कर रहा है और एनर्जी उस मटेरियल के मूवमेंट की वजह से ट्रांसफर हो रही है। और रेडिएशन में बात करें तो वहां पे तो मीडियम ही नहीं है, तो मटेरियल कोई चक्कर नहीं। क्लियर है बच्चों, हमने मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर देख लिए। अभी हम वन बाय वन सभी को देखेंगे। सबसे पहले हम कंडक्शन को पढ़ेंगे सही ढंग से, इसमें जितने सवाल हैं सब करेंगे, तो वहां से आपको और बेटर आइडिया रहेगा। अभी मैंने सिर्फ आपको प्रीव्यू दिया, एक आइडिया दिया है आपको इस चीज को।